मृग तृष्णा अध्याय 23। समय वही। राजनगर में एक घर में युवा दंपति। मधु, मधु, तुम तैयार हो गई क्या? क्यों, कहाँ जाने का इरादा है आपका? मधु ने पूछा। अरे भूल गई, आज सुबह क्या प्रोग्राम बनाया था हमने? कल मिस्टर कुश की बेटी का विवाह है। आज हमें कुछ खरीदारी करनी है ना? मिस्टर बंकिम ने स्पष्ट किया। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। मधु तैयार होने चली गई और मिस्टर बंकिम वहीं बैठ गए। अभी उन दोनों की शादी को 2 महीने भी नहीं हुए थे। शादी के 1 माह बाद ही मिस्टर बंकिम के पिता चल बसे थे। उनकी माँ उन्हें बचपन में ही छोड़कर जा चुकी थी। पिता ने ही उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था, पर अब वे अपनी पत्नी के साथ इस संसार में अकेले ही हैं। हाँ, सुबह शाम एक घरेलू सहायिका आती थी जो घर का सारा कामकाज करती थी। अचानक मधु ने मिस्टर बंकिम को कमरे में बुलाया। बंकिम, यहाँ आना। बंकिम कमरे में पहुंचा ही था कि मधु की खनखनाती आवाज उसके कानों में पड़ी। इस साड़ी में कैसी लग रही हूं? बंकिम ने चुहल करते हुए कहा। मेरी मधु सुंदर दिखने के लिए किसी साड़ी की मोहताज नहीं है। आप तो मजाक करने लगे, मधु ने शिकायती लहजे में कहा। नहीं मधु, मैं सच कह रहा हूं। अच्छा जाइए, हमें आपसे नहीं पूछना, मधु ने उल्हाना दिया। तुम तो नाराज हो गई मधु। नहीं, मैं आपसे क्यों नाराज होने लगी? जानती हो मधु, मुझसे कभी नाराज भी मत होना। तुम्हारे नाराज होने से मेरा जीवन बेहद कठिन हो जाएगा। मां की मृत्यु के बाद पिताजी ने बड़े प्यार से मुझे पाला, ढेरों त्याग किए। मैंने भी यही सोचा था कि जब किसी लायक बनूंगा तो उन्हें दुनिया भर की खुशियां ला दूंगा, लेकिन ईश्वर ने मुझे ये मौका दिया ही नहीं। मेरी मासूम सी अभिलाषा बस मेरे मन में ही घुट कर रह गई। अब इस इतनी बड़ी दुनिया में मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। मिस्टर बंकिम अचानक ही द्रवित हो चले थे। अरे आप तो गंभीर हो गए। मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं आपसे कभी नाराज नहीं हो सकती। हीरो हैं आप, हमारे हीरो, मधु ने भावुक होकर कहा। ऐसा क्यों बोलती हो मधु? मेरे पिता के पास इतना धन नहीं था कि वे दहेज दे पाते। वे कई लोगों के पास मेरे विवाह का प्रस्ताव लेकर गए थे, लेकिन दहेज की बड़ी बड़ी मांगे सुनकर वापस आ गए। मैं पोस्ट ग्रेजुएट थी, लेकिन पापा मुझसे दुखित हृदय से यही कहते थे कि बेटी, तेरी शिक्षा के बारे में कोई नहीं पूछता, सभी को दहेज चाहिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इतना शिक्षित होते हुए भी आज के युवा वर्ग में कोई स्वाभिमान क्यों नहीं है। सभी के पास एक ही तर्क होता है, अगर दहेज ना हो तो हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा। बेवकूफ थे सब, मिस्टर बंकिम ने बीच में बात काटते हुए कहा। कृपया आप बीच में मत बोलिए, मधु ने कहा और आगे कहने लगी। आपने और आपके पिता ने खुद इतना प्रतिष्ठित होते हुए भी मुझे अपनाया, वो भी बिना किसी दहेज के। मधु की आंखें भर आई थी। जानती हो मधु क्यों? तुम्हारी जैसी पत्नी के लोभ में। इससे तो मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा और बढ़ गई है। बंकिम, आप नहीं जानते, ये दर्द केवल एक भारतीय महिला ही समझ सकती है। पिता उसको कितने प्यार से पालते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, पर जब विवाह का समय आता है तो दहेज की मांगों के चलते पिता का हर बार निराश कदमों से घर वापस आना बेटी के लिए कितना कष्टदायक होता है। पिता के मन की घुटन बेटी की अंतरात्मा को किस तरह तोड़ देती है, यह तो केवल एक भारतीय महिला ही महसूस कर सकती है। हाँ मधु, वास्तव में ये बेहद कष्टदायक होता है। इतना ही नहीं,
बल्कि खुद को 30 मार खा समझने वाला हमारा युवा वर्ग भी शादी के समय बेशर्मी के साथ भिखारी बनकर खड़ा हो जाता है। मेरी बहुत सी दोस्तों ने अपने बॉयफ्रेंड्स की उनके कठिन समय में मदद की, उनका साथ दिया, लेकिन जब उनकी एक अच्छी जॉब लगी तो उन्होंने अपनी शादी दहेज लेकर किसी और लड़की से कर ली। सीमा नौकरी करती थी और तब उसका बॉयफ्रेंड बेरोजगार था। तब तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही उसके बॉयफ्रेंड की जॉब लगी तो अचानक ही सब कुछ बदल गया। ये रोग तो सबको लगा हुआ है बंकिम। मधु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मधु, तुम ऐसे लोगों को शिक्षित और इज्जतदार समझती ही क्यों हो, जो पढ़े लिखे होने के बावजूद दहेज की बातें करते हैं? और तो और सक्षम लोग भी जब लड़की के परिवार पर दहेज का दबाव डालते हैं, मेरी नजरों में तो मधु उन लोगों की औकात एक भिखारी से अधिक नहीं होती। बंकिम ने रोती हुई मधु को गले से लगा लिया और आगे कहा, मेरे अनुसार तो इसका एक ही उपाय है कि स्त्रियों की शिक्षा पर जोर दिया जाए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। मधु ने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे के भावों ने बता दिया था कि वो बंकिम से सहमत है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे की आंखों में झांकने लगे और अचानक ही खिलखिलाकर हंस पड़े। कुछ समय के बाद दोनों तैयार होकर कमरे से चुहल करते हुए चल पड़े। उनकी गंभीर और सार्थक बातों से वातावरण के ऊपर चढ़ी एक जो परत थी वो उतर चुकी थी। पर अचानक ही उन्हें चौंक जाना पड़ा, क्योंकि उनके सामने कुछ हथियार बंद खूंखार लोग खड़े हुए थे, जो बेशर्मी से मुस्कुरा रहे थे। आप लोग कौन हैं? क्या चाहते हैं? बंकिम ने पूछा। कोई जवाब नहीं मिला, एकदम शांत। कुछ ही पलों में जबरदस्त विरोध के बावजूद 4 लोगों ने बंकिम को बांध दिया, मुंह बंद कर दिया। 2 लोगों ने मधु को पकड़ लिया। मिस्टर बंकिम अभी भी विरोध की असफल कोशिश कर रहे थे और तड़प रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। 2 गोलियां चली और दोनों मधु के जिस्म में समा गईं। बंकिम बस देख पा रहे थे, ना बोल पा रहे थे और ना ही हिल पा रहे थे। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। चेहरे पर दुनिया भर का दर्द उतर आया था। निसंदेह तकलीफ इस बात की थी कि उनकी आंखों के सामने उनकी मधु ने तड़प तड़प कर प्राण छोड़ दिए, लेकिन वे कुछ भी ना कर सके सिवाय देखने के। अब वे फूट फूट कर रो रहे थे। मानवता आंसू बहा रही थी, लहू के आंसू, और पाशविकता हंस रही थी, पैशाचिक अट्टाहस। फिर से गोलियां चली और मिस्टर बंकिम भी निर्जीव होकर जमीन पर गिर पड़े। फिर एक हल्का सा चिर परिचित शोर उठा, तबाही, तबाही, तबाही। अध्याय 23 समाप्त होता है।